कमरुल इस्लाम रजत साहब, इससे पहले आप सुन रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब को ब्रेक पे जाने से पहले, जिन्होंने ये फरमाया कि इक़्तिदार पसंद आप लोग हैं और जमहूरियत की नफ़ी करते हैं, बात तो आपसे की नहीं जा सकती। तो मैं तो ये चाहता हूँ जी, यकीनी तौर पर बैठेंगे, बात होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? ये पहली बात यह है कि ये ऐसी किसी भी बात को जब तक एविडेंस ना हो एक्सेप्ट नहीं हम कर सकते। कोई भी ऐसी चीज हो तो एविडेंस ये है कि हमने यानी मुस्लिम लीग नून ने और आज की तारीख में अगर कहें तो इत्तेहादी हुकूमत ने हमेशा बातचीत पे जोर दिया, बातचीत के लिए दरवाजे खोले, बातचीत के लिए अपीलें की। और अगर इनकार हुआ तो वो आप देखें, एटीट्यूडनल आप देख लें, रवैये का देख लें, सख्ती का देख लें, तो वो एक तरफ से हुआ। अभी मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आप 2014 के धरने से देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में कमेटी बनी, बातें तय हो गई, लेकिन जब वो वापस गए तो वीटो हो गया। फिर आप 2018 के बाद जब हमारा वही शिकवे थे जो आज इनके, तो उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हाउस में खड़े होकर, बाहर किसी टॉक शो में नहीं, किसी सियासी जलसे में नहीं, हाउस में खड़े होकर कहा कि वजीर आजम साहब आप आइए मिसा के मईशत करें और मुल्क को आगे लेके जाएं, पिछली बातों को भूल जाएं। लेकिन एक ही रट थी, चोर डाकू नहीं बैठेंगे। सो मच सो कि जो सोशल एक्शन प्लान था उसके बारे में भी जब मीटिंग हुई सिक्योरिटी इश्यूज पे, तो उसमें अस्करी की आदत तो मौजूद थी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तमाम सियासी जमातों के लोग उसमें मौजूद थे मुल्क की बेहतरी के लिए। फिर जब अभी हुकूमत 2024 की बनी तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने यही अपील की, बार बार की, स्पीकर साहब ने कहा। और मैं आखिरी उसकी मिसाल दे दूं कि जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, उस दिन चकसई साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जी तीनों जमातें मिलके एक अपना वे फॉरवर्ड बनाएं और इमरान खान के दस्तखत लाना मेरी जिम्मेदारी है। और स्पीकर साहब ने उसी वक्त उनकी ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा जी आज आए बैठे। और उसी सांस में, यानी बैठे भी नहीं, और चकजई साहब ने उसी सांस में कहा कि हम तो आपको मानते ही नहीं, तो बैठे कैसे। अब कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होगी, और जब तक बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल सर, पॉइंट आपका आ गया, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होगी। अब यकीनी तौर पर इब्तिदा करनी पड़ेगी, और आप लोग ये कहते हैं कि इब्तिदा आप करते हैं, लेकिन आगे से उसको इब्तिदा को तस्लीम किया नहीं जाता। फिरदौस साहब, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे कि बात इनसे करनी नहीं चाहिए, इक़्तिदार पसंद ये लोग हैं, तो सर मेरा सवाल ये कि 22 से आपकी हुकूमत गई, तब से ही एहतजाजी सियासत को अपनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मुझे कोई एक फ़ायदा बता दें, कोई फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ? लीडर आपका पाबंद सलासिल, पार्टी बिखरी हुई है, अभी जो हालिया ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें भी शिकस्त हमें, एक तो इस पे भी आप लोगों का इख्तलाफ रहा कि बाइकआउट करना है, प्रॉपर बाइकआउट किया जाता, फिर 2 सीटों में देखी हमने, फिर हरीपुर में जहां से उम्मीद थी आपको जीतने की, वहां पे भी आप हार गए। जी देखिए, पहली चीज तो जो बरादर मोहतरम फरमा रहे हैं, क्या इन्हीं ने एजाज चौधरी साहब को असेंबली में प्रोड्यूस करा सके? चेयरमैन सेनेट नहीं करा सके। इसी तरीके से क्या अभी शहबाज शरीफ साहब मिलवा सके? नहीं मिलवा सके। जब कमेटी बनी थी तो उसने एक डिमांड की कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। क्या अयाज सादिक साहब और प्राइम मिनिस्टर ने वो मीटिंग करवा सके? हमने बातचीत पे तो बैठे, ये कहें कि नहीं, तो बात ये, आप घर के जो मालिकान है उससे बात करेंगे या नौकरों से बात करेंगे मसाइल की? हम ये नहीं कहते अच्छा चलिए छोड़िए। एक शिकायत तो कॉमन है ना कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शन होते हैं वो फेयर एंड फ्री नहीं होते। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट देख लिए। इन लोगों को तो शर्म से, मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी से भी कम की जरूरत होनी चाहिए जो उस रिपोर्ट में लिखा है। The whole election was conducted to ensure that PTI is defeated. इनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नजर आ रही थी पिछले इलेक्शन में। इन्हें खुद भी बॉयकॉट कर देना चाहिए था कि हम ऐसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें आप किसी एक या 2 जमातों को दीवार से लगा रहे, कि आप उनको जलसे की भी इजाजत नहीं देंगे, उनको सिंबल भी छीन लेंगे, उनके लीडर को नाम भी नहीं ले सकेंगे, और ये कहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ था। ऐसा फेयर एंड फ्री इलेक्शन आइंदा अगर हमेशा होता रहेगा तो ये क्या करेंगे? भाई
जमहूरियत की रूह जो है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन में अगर अवाम की राय को रद्द कर दिया जाए, यही तो नवाज शरीफ का गिला है, वोट को इज्जत दो। तो क्या इन्हीं ने वोट को इज्जत दी? पैटर्न की रिपोर्ट आई, उसने साबित कर दिया कि हर आदमी ने जिसने पढ़ा कि नवाज शरीफ हारे थे, नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए था, वोट नहीं लेना चाहिए था। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं हारे, बाकी सीटों का भी है। खुद इन्हें पता है कि किधर फॉर्म 45 एक जमात के पास नहीं होता, फॉर्म 45 हर कैंडिडेट को मिलता है। और इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 और 47 कर तो मुआवजा अपनी साइड पे डाला, उसके अंदर भी जितनी गलतियां वो भी नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया को नजर आया कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है। भाई वही रिफॉर्म कर लेते, अब तुम इक़्तिदार में आ गए हो। कितनी, हम तो 4 साल रहे, हमने तो बड़ी भरपूर कोशिश की थी सही कि ईवीएम ले आए। इसको रोकने वाले कौन थे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। इसके हिंदुस्तान में भी यही शिकायतें आती हैं। इट मे नॉट बी द परफेक्ट सिस्टम, होंगी उसमें कमजोरियां, लेकिन इस निजाम से तो कहीं बेहतर है। कभी आरओ का इलेक्शन कर देते हैं, कभी वो जो आरटीएस डाउन हो जाता है, कभी कोई और नाम देके इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, फिरदौस साहब आप जो फरमा रहे हैं इसका दुबे-दुबा ये कि जितने भी इलेक्शन हम उठा के देख लें, हर इलेक्शन के सवालात उठते ही दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कीजिए कि इलेक्शन जो है वो जमहूरियत की रूह होती है। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे तो इलेक्शन की जो एक तजदीद कह लें आप, या जो इलेक्शन के मामलात हैं उस पर हम बात करेंगे कि क्या इस पे हो सकता है कि इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए। स्टे विद अस।